हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी रफ्तार सीरीज में देखने वाले हैं ग्रुप डी के लिए बायोलॉजी की थर्ड क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा पादप कोशिकाएं, जिसे इंग्लिश में प्लांट सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले की दो क्लासेस अगर दोस्तों आपने नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है पादप कोशिकाएं प्लांट साम्राज्य के जीवों में जीवन की मूल इकाई बनती है और इन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो पादप कोशिकाएं हैं वो प्लांट साम्राज्य की जो मतलब प्लांट सेल्स होते हैं उसमें जीवों की मूल इकाई होती है और इन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसका अर्थ ये है कि उनका नाभिक एक परमाणु लिफाफे के भीतर होता है और एक यूकेरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें कि एक झिल्लीबंद नाभिक होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। पादप कोशिकाओं की विशिष्ट विशेषताएं सेल्यूलोज से बनी कोशिका वृत्ति होती है। यह एक बड़ा रिक्तियां क्लोरोप्लास्ट और कोशिका द्रव होता है। पादप कोशिकाएं वृत्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि पादप कोशिकाएं जो है वो क्या होती हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि पादप कोशिकाएं जो है प्लांट साम्राज्य के जीवों में एक मूल इकाई बनती है और इन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि उनका नाभिक एक परमाणु लिफाफे के भीतर होता है और यह एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जिसमें कि एक झिल्लीबंद नाभिक भी होता है। जैसे नीचे आपने फिर देखा कि पादप कोशिकाओं की विशिष्ट विशेषताएं सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। यह एक बड़ा रिक्तियां क्लोरोप्लास्ट और कोशिका द्रव इसमें मौजूद होता है। पादप कोशिकाओं की भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। आइए नीचे देखते हैं। पौधों में कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती हैं। तो कैसे दिखाई देती हैं, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, इस तरह से पादप कोशिकाएं जो है वो हमें दिखाई देती है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है लाइसोसोम कहलाता है, ये वाला हिस्सा जो है वो राइबोसोम है, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो इस तरह की चीजें इसमें कोशिका पादप कोशिकाओं में देखने को हमें मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे पादप कोशिकाएं से, वो किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन दोस्तों इस इमेज से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि जो आप देख पा रहे होंगे कि कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है। तो कोशिकाएं जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जड़ में पाई जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और वैक्यूल ये सब कभी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जड़ में पाए जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो कौन परिवर्तन कर देती है? ऑप्शन नंबर ए, जल। मतलब कि जो हमारा पानी होता है जल, वो पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की जो मात्रा होती है वो सुगम बनाने के लिए, संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना को परिवर्तन कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। जो पौधे होते हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पौधों के शरीर में कई मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उनमें अधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। डेड सेल्स जिसे कहते हैं वो उनमें ज्यादातर देखने को हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है 93, और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारणों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। जो हमारे पर्यावरण में कारक मौजूद है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस, तो इस तरह से उनकी रक्षा करती है कौन? कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो भी है कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिका अंगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो किनके अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो आप इस चीज को याद रखें कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से कौन से दो कोशिका अंगों में अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो लवक में होता है अपना डीएनए और राइबोसोम, और इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इन दोनों कोशिका अंगों में डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा
पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें कि वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा को और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, तो ये कहाँ पे होती है ये क्रिया? तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पादप कोशिका में जो श्वसन क्रिया होती है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पादप कोशिकाएं श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और भोजन के ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हम देखते हैं इसमें अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो अपशिष्ट उत्पाद को पादप कोशिका के अंदर कहाँ पे संचित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी रसधानियों में ये संचित किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं वो पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ पे एकत्रित होते हैं, संचित होते हैं? तो रसधानियों में ये संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 97, जो कि है पर्णरहित या फिर क्लोरोफिल वर्णक कोशिकाओं में इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो आपसे ये पूछा गया है कि क्लोरोफिल जो है वो कोशिकाओं में किस घटक में मौजूद होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हरित लवक में इसमें मौजूद होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो क्लोरोफिल है वो कोशिकाओं के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो हरित लवक में ये मौजूद होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्न में से कौन सी कोशिका अंग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो ऐसे कौन से कोशिका अंग है जो सिर्फ पादपों में या फिर मतलब प्लांट में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लवक। लवक जो है वो सिर्फ पादप में पाया जाता है, मतलब कि प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि लवक केवल पादपों में ही पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या फिर अंडाकार की रचना के आकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट और फिर क्रोमोप्लास्ट। तो ये 3 प्रकार के लवक हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इन तीनों को याद रखेंगे, जिसे आप हिंदी में हरित लवक, फिर अवर्णीय लवक, फिर वर्णीय लवक के नाम से जानते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा। तो आप इतने याद रखा, लवक जो है वो पादपों में पाए जाते हैं। जो पादप होते हैं वो कोशिका द्रव के अंदर जो कि गोल या फिर अंडाकार आकृति की रचना के होते हैं। ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहला है क्लोरोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ये 3 प्रकार के लवक होते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को याद रखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो लवक जो है वो सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं, मतलब कि प्लांट में पाए जाते हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें भी आप इमेज देख पा रहे होंगे कि दिखाई दिए पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? जो अपशिष्ट उत्पाद है वो हम कहाँ पा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो हमें दिखाई दे रहा है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। तो ये जो ये वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहीं पर जो है अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर ही अपशिष्ट पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि पादप कोशिकाओं में हम अपशिष्ट उत्पाद जो है हम कहाँ देख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो चौथा वाला तीर दिखाई दे रहा है, उस क्षेत्र में हमें अपशिष्ट उत्पाद दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सा जो पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो आपने देखा क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो ये कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी अव्रिय लवक करता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अव्रिय लवक को जो इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियोप्लास्ट बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि इसी न्यूक्लियोप्लास्ट में ही स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाएँ जो है वो इकट्ठा होती हैं, मतलब संग्रहण करती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवनी लवक या फिर ल्यूकोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल जो है वो कणिकाओं में संग्रह करती है, तो अवरी लवक में मतलब कि ल्यूकोप्लास्ट में। जैसा आप इसमें नीचे देख पा रहे होंगे कि केवल पादप कोशिकाओं में ही ये जाने वाली दोहरी खिली आबंध कोशिकाएं लवक जिसे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ल्यूकोप्लास्ट जो कि इस ऑप्शन में लिखा गया है, जिसे हम हिंदी में अवरी लवक कहते हैं। फिर क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा जिसे हम वरी लवक के नाम से जानते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा जो हम हरित लवक के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अवरी लवक, जिन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये है निम्नलिखित चित्र में से दर्शाए गए प्रकार की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? कि ये जो कोशिकाएं दर्शाया गया है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी पत्तियों और रोड़ों में पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे
कि दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो इमेज में ये कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है पत्तियों और प्रलोभों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है वायुतक कोशिकाएँ, जिन्हें हम एक्टिनमा सेल के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वायुतक या फिर एक्टिनमा सेल कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जलकुंभी में पाया जाता है। जलकुंभी दोनों एक तरह का पौधा होता है जो कि झील में, तालाब में इस तरह से जगहों पे उग जाता है। जैसे आपकी इमेज में आप देख पा रहे होंगे, तो इसी को जलकुंभी का पौधा कहते हैं। आप नीचे देख पा रहे हैं कि वायुतक कोशिकाएँ, जिसे हम एक्टिनमा सेल कहते हैं, ये जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में पाया जाता है। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतर कोशिकाएँ अवकाश गैप होते हैं तथा उनमें वायु भरी होती है, जिनके कारण पादप हल्का बना रहता है, जिसके कारण ये जो पौधा है, ये काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाता है, क्योंकि अंदर इसके वायु भरी होती है, थोड़ी-सी हवा भरी होती है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता है। उन्हें वायुतक कहते हैं। इन वायुतक को वायुकोष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, वायुतक कोशिकाएँ कौन-सी होती हैं? जो कि थोड़े से जिसमें पौधों में हवा भरी होती है और वो पानी के ऊपर सतह पे तैरते हैं, जैसे कि जलकुंभी हो गया और सिंघाड़े के पौधे जो हो गए। अगर आपने देखा हो तो आप जानते होंगे ये पानी की सतह के ऊपर तैरते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जलकुंभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? जो रंगहीन लवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं रंगहीन लवक। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि रंगीन लवक ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो आपने याद रखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ल्यूकोप्लास्टिड जो है वो रंगहीन लवक के तौर पे देखा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है कुछ जीवाणुओं प्रकाश संश्लेषण होती है, इनमें कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होता है? तो कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होती हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ पे स्थित होता है? तो कहाँ पे होता है ये? ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वल इनफोल्डिंग में होता है। तो आप एक चीज को याद रखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वल या फिर इनफोल्डिंग में ये चीज होती है। कौन? जो कि जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होती हैं और इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ पे होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली के इनफोल्डिंग में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है अगला क्वेश्चन हमारा, पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज से बनी होती है। तो आप इस चीज को याद रखें कि पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज को भी याद रखेंगे। कोशिकाएं जीवन में सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई, इसके अध्ययन से साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि पादप कोशिकाओं की भित्तियों से बनी चीज को सेल्यूलोज से बनी होती है और इस अध्ययन को कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई और कार्यात्मक वो संरचनात्मक इकाई होती है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है पौधों में कोशिकाओं भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो पौधों में जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? भित्ति का निर्माण करती है, उस जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो उसे सेल्यूलेज कहा जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अगला इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो आप इस चीज में देख पा रहे होंगे कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी हरित लवक करता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करता है? तो हरित लवक कहता है। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर इसका उपयोग करता है। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार की कोशिका अंग है जो पादप एवं शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। इन्हीं कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। तो हरित लवक जो है वो पौधों और शैवाल में, पादप और शैवाल में जो है भोजन के निर्माण में सहायता देते हैं, मतलब भोजन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका का रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा कौन सा उपयोग करती है? तो हरित लवक करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है।
तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्ण पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाशों को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। तो आप याद रखेंगे कि क्लोरोफिल जो है वो निम्न में से किस तत्व में उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम में ये उपस्थित होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्न में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो लवक एक ऐसी चीज़ है जो कि केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि लवक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आप नीचे नीचे देख पा रहे होंगे लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल जो हरा वरक होता है वो पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। और ठीक दूसरा जो है हमारा लवक है वो क्रोमोप्लास्ट के नाम से हम जानते हैं। ये रंगहीन लवक है जो ज़ैंथोफिल और कैरोटीन जिसे लाल रंग या फिर नारंगी रंग में वरक होते हैं। मिर्च या टमाटर के हरे रंग से लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट के परिवर्तन के कारण होता है। जैसे आपने मिर्ची या टमाटर देखा होगा, पहले वो हरे कलर का होता है, फिर बाद में वो धीरे-धीरे लाल या फिर नारंगी कलर का हो जाता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसी तरह तीसरा लवक आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये एक रंगहीन जो है वो प्लास्टिड होता है। यह एक क्या होता है? तो रंगहीन प्लास्टिड होता है जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिकाओं के खाद्य पदार्थों को संग्रह करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। यह एक प्लास्टिड होता है जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिकाओं के खाद्य पदार्थों में संग्रहित होता है। तो आपने देखा कि लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सा वरक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारित करने में जिम्मेदार होता है? मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन-सा वरक है जो फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी एंथोसायनिन। तो एंथोसायनिन जो है वो फल और सब्जियों के कलर के लिए जिम्मेदार हमें देखने को मिलता है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि फल और सब्जियों के रंगों में निर्धारण एंथोसायनिन वरक करता है। एंथोसायनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। इसी के साथ कुछ और चीज़ें हम जानेंगे। हीमोसाइनिन, तो हीमोसाइनिन क्या होता है? ये रक्त को नीला बनाता है जिसमें लौ के बजाय जो तांबा मौजूद है, जैसे कि ऑक्टोपस का जो खून का रंग है वो नीला होगा, मकड़ियों का नीला होगा, केकड़े और बिच्छू में जो पाया जाता है, तो इनमें क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन पाया जाता है जिनसे कि इनका जो रक्त है, इनका खून है, वो लाल की बजाय नीला हो जाता है। और फिर इसी तरह आता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जैसा आप सभी को पता है, हम लोगों के अंदर होता है, इंसानों के अंदर होता है, तो ये रक्त को लाल बनाता है, जैसे कि सभी कशेरुकी तथा कुछ अकशेरुकी में ये पाया जाता है। फिर इसी तरह है अगला हीमो इरेथ्रिन। तो हीमो इरेथ्रिन जो है ये रक्त को गुलाबी बनाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये तीनों भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हीमोसाइनिन हो गया, ये क्या है कि रक्त को नीला बनाता है। हीमोग्लोबिन ये रक्त को लाल बनाता है। फिर हीमो इरेथ्रिन, तो हीमो इरेथ्रिन क्या करता है? ये रक्त को गुलाबी बनाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि फलों और सब्जियों में रंग के लिए कौन-सा निर्धारण करता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी एंथोसायनिन। एंथोसायनिन जो है वो फल और सब्जियों के रंगों को परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोरोवायनेट वरक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वरक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी एंथोसायनिन उपस्थिति के कारण हमें देखने को मिलता है। जैसे कि कोई पौधों में जो पाए जाने वाले नीला, बैंगनी या लाल वरक हैं वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसायनिन की वजह से हमें देखने को मिलता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सा कोशिका अंग जो है वो ऑर्गन सेल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कौन-सा जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका अंग और पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट जो है जिसे हम हरित लवक कहते हैं, तो वो सिर्फ़ जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इनमें से कौन-सा अंग जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है पर पशु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, जिसे हम हरित लवक के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ़ पौधों में पाया जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आपने याद रखा होगा कि क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अगला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है उस वड़क का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का हरा रंग होता है। तो ऐसा कौन-सा है वड़क? जो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से ही
पौधों की पत्तियों का जो है वो हरा रंग हमें देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि पादप कोशिकाओं से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है या फिर यही वाले क्वेश्चन जो है वो आपके इस बार के ग्रुप डी एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम है उसके लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।